नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो होने जा रहा है हिंदुस्तान और चीन की पंचशील डॉक्ट्रिन, यानी आपस में जो 5 प्रिंसिपल्स हैं एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए, उस पर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये शुरुआत तो जून 1954 को हुई थी, लेकिन इससे संबंधित हम इसके कुछ बैकग्राउंड्स को जानेंगे, इस पंचशील पैक्ट को जानेंगे असलियत में क्या है, क्या ये फेल हो चुका है या इसे दोबारा इंप्लीमेंट हो चुका है, और इनके आपस में बिगड़ने के मुद्दे क्या थे। आज हम इन सभी चीजों को जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज यहां पर बैकग्राउंड से। अगर हम इतिहास की तरफ बढ़ते हैं तो इतिहास में इन दोनों का इतिहास बहुत पुराना है। अगर हम बात करें चाइना और इंडिया के रिलेशन की बात करें तो इन दोनों का रिलेशन 2000 साल से पुराना है भाई। और अगर आगे बात करें तो इन दोनों के संबंध पंचशील पैक्ट से पहले भी अच्छे थे, जब दोनों पर ही अंग्रेजी ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था। तो आपस में इन दोनों के संबंध में एक्चुअल में कोई टेरिटरी वाला सेक्शन था ही नहीं, कोई कंडीशंस बार्स थे ही नहीं, क्योंकि दोनों ही गुलामी की मार झेल रहे थे। तो उस समय में दोनों के संबंध अच्छे थे। 1950 के बाद असली में दिक्कतें शुरू हुई, जब चीन और ताइवान दो अलग अलग सेक्शन हुए और ताइवान ने क्या किया कि रिपब्लिक ऑफ चाइना से खुद को, मतलब चाइना से खुद को अलग कर लिया और विश्व के सामने ताइवान को ही असली चीन मेनलैंड माना जाने लगा। और चाइना को, जो इस समय मेन चाइना है, उसका कोई महत्व था ही नहीं। विदेशों के अंदर उस चाइना को माना ही नहीं जाता था। लेकिन धीरे धीरे करके भारत जैसे देशों ने सपोर्ट किया, तब जाकर इन दोनों को, चाइना को और ताइवान को, दोनों को ही विश्व के सामने प्रेजेंस मिली। तो धीरे धीरे इन दोनों के संबंध बढ़ने लगे। भारत वैसे भी शुरू से ही एक धर्मनिरपेक्ष और एक शांति प्रिय देश रहा है, जिसमें उसे एक अच्छे पड़ोसी की शुरू से आवश्यकता रही, जिसमें एक दूसरे से अच्छे संबंध होंगे तभी देश तरक्की करेगा। इसी वजह से भारत और चीन दोनों के बीच में 1949 में चाइना की आजादी के बाद में दोनों के बीच में अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए 5 योजनाओं को बनाया गया। इन 5 योजनाओं के अंदर कोशिश ये की गई कि हम कितनी भी कोशिश करके आपस की एक दूसरे की बॉन्डिंग्स को नहीं तोड़ेंगे, और बॉन्डिंग्स को नहीं तोड़ेंगे जिसके अंदर हमारे सामने 1954 के अंदर 5 प्रिंसिपल्स सामने थे। पहला प्रिंसिपल, मैं हिंदी में भी बोलूंगा, पहले इंग्लिश में बोल देता हूं। पहला प्रिंसिपल था म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे के देश का शासन का सम्मान करना, देश की अखंडता का, संप्रभुता का सम्मान करना। नॉन एग्रेशन, यानी कि दोनों पर एक दूसरे को किसी पर भी आक्रमण नहीं करना है किसी भी परिस्थिति में। तीसरा कहता है नो इंटरफेरेंस ईच अदर इंटरनल अफेयर्स, कहता है कि तीसरा पॉइंट यह है कि एक दूसरे देश के आंतरिक मुद्दों में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करना है। चौथा कहता है कि इक्वलिटी और म्यूचुअल बेनिफिट्स, चौथा कहता है कि सम्मान और परस्पर लाभकारी संबंध बनाए रखने हैं, ताकि आप भी ग्रो करो और हम भी ग्रो करें। और आखिरी कहता है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यानी कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। अब अगर बात की जाए इन 5 नियमों के अंदर, उस समय के अंदर भारत के साथ में धीरे धीरे जब चाइना के बॉर्डर के जो संबंध बिगड़ रहे थे, धीरे धीरे इन 5 बातों पर जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, नेहरू ने, जब जाकर आपके माओ साहब से संबंध बनाए, रिलेशन बनाए और साइन की 5 वर्षीय ट्रीटी पर साइन किए, तो उसके लॉन्ग ड्यूरेशन तक इंडिया को चाइना से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई।
इंडिया को चाइना से किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई। इस एग्रीमेंट से दोनों को बहुत बेनिफिट हुआ, आपस में संबंध अच्छे चलते गए। लेकिन शुरू में जो अच्छे संबंध थे वो ज्यादा अच्छे लंबे समय तक नहीं चल पाए। ना चलने के कारणों में बहुत से कारण हैं, जो मोटे मोटे तौर पर दो कारण हैं। वो क्या है कि चाइना ने 54 के बाद में तिब्बत को विलय की नीति अपनाने की कोशिश करी और तिब्बत पर कंट्रोल करना चाहा। तो उसने क्या किया, चाइना ने तिब्बत पर अपने आधिपत्य को स्थापित करने के लिए अपनी फौज भेज दी। जब अपनी फौज भेजी और कंट्रोल करने का पूरा काम हो चुका था, इसी बीच में जो उनके धर्मगुरु और पॉलिटिकल लीडर दलाई लामा साहब जो थे देश से निकल जाते हैं और सिक्किम होते होते वाया बहुत लंबा रास्ता घूम करके तिब्बत के जो धर्मगुरु थे वो आकर के भारत में शरण पाते हैं। अब भारत में जब शरण पाते हैं तो उस परिस्थिति में जवाहरलाल नेहरू साहब कहते हैं कि तिब्बत में बौद्ध धर्म की जो शुरुआत हुई वो भारत के ही धर्मगुरुओं के द्वारा हुई है और भारत विश्व के सभी धर्मगुरुओं का सम्मान करता है, तो वो उनको शरण देगा, वो उनका विरोध नहीं करेगा। जब उन्होंने कहा कि विरोध नहीं करेगा, तब उस परिस्थिति में चीन जो था उसने सीधा एक पॉइंट क्रिएट किया कि ये मेरा आंतरिक मामला है कि मैं तिब्बत से युद्ध करूं या तिब्बत पर कब्जा करूं। आप पंचवर्षीय ट्रीटी के अनुसार, पंचशील ट्रीटी के अनुसार आप किसी भी प्रकार से इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, मेरे इंटरनल मुद्दों पर किसी भी प्रकार का आर्थिक बेसिकली हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उस परिस्थिति पर नेहरू जो था वो शांति को महत्व देना चाहता था, लेकिन चीन ने जो शुरुआत में एक विश्वसनीय दोस्त की तरह अच्छे संबंध स्थापित किए थे, वो अच्छे संबंध तिब्बत के दलाई लामा को एंट्रेंस देने के बाद, धर्मगुरु को रिलेशन या एंट्रेंस देने के बाद इन दोनों के धीरे धीरे संबंध क्या होने लगे, बिगड़ने लगे। तो अब क्या हुई बात कि एक तरफ तो ये कारण था कि जब दलाई लामा यहां पर आया, दूसरी बात ये भी कहीं पर मानी जाती है, जैसा कि चाइना के बारे में कहा जाता है कि चाइना कभी भी अपनी सारी की सारी पॉलिसीज या खबर कभी भी देश से बाहर नहीं निकलने देता। लेकिन यह माना जाता है कि 1962 के दौरान वहां की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी वो उस समय में फेमाइन का शिकार हो रही थी, अकाल का, बहुत सूखा, भूख से मरते जा रहे थे। इस परिस्थिति में जो वहां के प्रेजेंट लीडर थे उनकी सरकार जो थी वो हिलने लग गई थी। जब सरकार हिलने लग गई थी तो उस परिस्थिति के अंदर अपनी सरकार को बचाने के लिए और लोगों में नेशनलिटी, प्रेम और सद्भावना की जगह राष्ट्रीयता लाने के लिए उसने इस बात को मुद्दा बनाकर, जो दलाई लामा वाले पॉइंट को मुद्दा बनाकर सीधा भारत पर अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद पंचवर्षीय जो प्रिंसिपल, जो ट्रीटी थी, उन सब प्रिंसिपल्स की धज्जियां उड़ा दी। अब यह धज्जियां उड़ाने का एक कारण और भी था। इस ट्रीटी को एक बहुत बड़ा फेलियर भी माना जाता है। ट्रीटी के फेलियर के अंदर चीन से पहले भारत के तिब्बत से बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे, जिसमें क्या हुआ कि जब भारत के साथ 54 के अंदर 1954 में चीन ने साइन किया, तो चीन ने जब साइन किया तो साइन के अंदर बातों बातों में धीरे धीरे तिब्बत से पूरी बातों का या पूरे जो अधिकार थे नेहरू जी ने छोड़ दिए। दोस्ताना तरीका दिखाया उन्होंने, तो अपनी तरीके से यह दिखाया कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन जैसे ही इधर से युद्ध छोड़ा जाता है तो उस परिस्थिति के अंदर तिब्बत पर अटैक करके उसे कब्जा कर लिया जाता है। तो धीरे धीरे ये एक बहुत बड़ी भूल भी मानी जाती है नेहरू जी की, जिसके अंदर भारत के साथ उनके संबंध जो थे शुरू में अच्छे बनने के बावजूद बिगड़ने लग गए। लेकिन अब कहने को हमारे पास सन 2020 चल रहा है। 2020 चलने के दौरान भी क्या चाइना उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है क्या? तो उन चीजों को जानने के लिए यहां पर सामने एक क्वेश्चन है आपके सामने, डिड चाइना प्रैक्टिस द प्रिंसिपल? क्या वो
जो प्रिंसिपल है आज भी संकीर्ण है, संक्रिय है। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो पुराने टाइम पीरियड के अंदर देश का जो बॉर्डर स्थापित किया जाता था, उस टाइम पीरियड में एक ही नीति अपनाई जाती थी कि जितना आप कंट्रोल या कब्जा कर सकते हो उतनी जमीन तुम्हारी, अन्यथा जो दूसरा कब्जा कर लेगा वो उसकी। क्योंकि किसी भी देश के पास में कोई नक्शा या मापन की क्रिया नहीं हुआ करती थी जिससे ये पता लगाया जा सके कि ये बॉर्डर मेरा है और ये बॉर्डर दूसरे देश का है। जब ये दोनों परिस्थितियां पता नहीं होती थी तो ये डोकलाम और ये सारे के सारे मुद्दे फिर बॉर्डर के उठने शुरू हो गए, और उठने शुरू हो गए तो धीरे धीरे ब्रह्मपुत्रा पर डैम बनाना, पाकिस्तान के साथ चाइना के रिलेशन अच्छे बनाना, वन रोड वन बेल्ट वन रोड का नियम हो गया, सीबीईसी की पॉलिसी हो गई, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी हो गई। तो चाइना अब जानकर धीरे धीरे उन प्रिंसिपल्स को, कहने को वो प्रिंसिपल कागजी तौर पर आज भी भारत के साथ संबंधों पर हैं, जिसके अंदर भारत भी लगभग 40% चाइना की इकोनॉमी की परचेजिंग करता है, व्यापार के संबंध बनाता है। लेकिन उसके बावजूद चाइना भारत को घेरने के लिए उसके सभी विरोधियों के साथ या बाकी देशों के साथ संबंध बना रहा है। तो अब इस परिस्थिति पर यह कह पाना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है कि क्या ये उन 5 मुद्दों को आगे चलाना चाहता है या भारत के साथ संबंध बिगाड़ना चाहता है। आपके लिए एक बहुत अच्छा सवाल है, आप चाहें तो इसके ऊपर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अब आते हैं यहां पर कुछ प्रश्न। सबसे पहला पॉइंट कहता है, विद इन अ फ्यू मंथ्स ऑफ एग्रीइंग 5 principles, China made first attempt to infringe territory claim of बाराहोती in उत्तराखंड। ये वही चीज आ गई कि साइन करने के बाद कहने को संबंध अच्छे थे, कहने को कोई बिगाड़ नहीं था, लेकिन साइन होने के साथ ही धीरे धीरे बिगाड़ होने शुरू हो गए। अगर बात करें लेटर हाफ of 1950s, China introduced a claim over territory and construction of road continued। यानी कि दूसरी तरफ क्या था, हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, रोड बनानी शुरू कर दी और भारत को दबाने के प्रयास करे। Entire border between India and China has not been demarcated formally and one can support the Chinese claim। अब इसमें कंफ्यूजन ये थी कि जो ताकतवर होगा उसका साथ दिया जाएगा, लेकिन यहां पर तो पता ही नहीं था कि कौन क्या करना चाहता है। जबकि भारत की परिस्थिति बहुत दयनीय थी उस परिस्थिति में, क्योंकि तुरंत आजादी मिली थी और चाइना की शक्ति के आगे भारत उस समय में बहुत कमजोर पड़ता था। अब आगे कहते हैं, बट इट इज टू बी नोटेड दैट, कहता है कि नोट करना है कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो ट्रीटीज हैं और कस्टम्स हैं उनको इंडिया के फेवर में, प्रीडोमिनेंटली इन इंडिया फेवर, यानी कि वो पहले ही डोमिनेंटली से इंडिया के फेवर में थे। China also blocked efforts by India to solve boundary dispute through bilateral talks। चाइना ने कई बार ऐसे bilateral talks के डिस्प्यूट को सॉल्व करने से ही मना कर दिया, ऐसा कोई रास्ता खोला ही नहीं जिससे कि उन मुद्दों को सुलझाया जाए। The very initiation of 1962 war was another violation of the principle। 1962 की लड़ाई जो थी वो एक और जो मुद्दा था वो क्या था, प्रिंसिपल को तोड़ना था। इसी में ही कोलंबो प्रपोजल वर रिजल्ट ऑफ द कोलंबो कॉन्फ्रेंस 6 नॉन अलाइन कंट्रीज टू डिस्कस इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। यहां पर भी प्रपोजल जो था वो रिजल्ट था कोलंबो कॉन्फ्रेंस का, जहां पर इस पर कोई बात ढंग से नहीं हो पाई। While India agreed to the principle, China showed an inconsistent and contradictory attitude by agreeing with many reservation। जहां पर जितनी बार बातचीत शुरू हुई उतनी बार इंडिया हमेशा पॉजिटिव पक्ष लेकर जाता है कि मुझे तुम्हारे साथ किसी प्रकार के संबंधों में बिगाड़ नहीं करना है, लेकिन चाइना कभी भी क्लियर जवाब देने की जगह डिप्लोमेटिक वे के अंदर उसको घुमा फिरा कर मना कर देता है। क्योंकि चाइना को एक बात पता है कि डायरेक्ट युद्ध करेगा तो भारत से होने वाला जो भारी भरकम व्यापार है वो डूब जाएगा और नुकसान हो जाएगा, और इंडिया के व्यापार के एक बड़े सेक्शन से चाइना की इकोनॉमी को बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। लेकिन वो अपने उन मुद्दों पर भी नहीं जाना चाहता कि क्योंकि इंडिया खुद उन मुद्दों को छोड़ेगा, ऐसा चाइना का मानना है, इसीलिए वो इनको हमेशा विवादास्पद परिस्थिति में रखता है।
5 decades of no war is seen mainly due to the evaluation of high price of war and not due to love for peace. अब इतने लॉन्ग ड्यूरेशन से लड़ाई ना होने का एक कारण यह भी माना जाता है कि आज के दिन अगर लड़ाई होती है तो दोनों देशों के अंदर बहुत भारी भरकम नुकसान होगा। यह कहा जा सकता है कि वो धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर की तरफ हो सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि चाइना एक बार को जीत तो जाएगा, लेकिन जीतने के बाद लगभग 200 साल पीछे पहुंच जाएगा, जिसके आधार पर उसको दोबारा से तिनका तिनका जोड़कर दोबारा से चीन को खड़ा करना पड़ेगा। तो इस परिस्थिति में चाइना और भारत के संबंध अच्छे होने के बावजूद बहुत सारे मुद्दों पर आज भी कटु संबंधों के आधार पर खड़े हुए हैं, जिसका बहुत साधारण सा मुद्दा है कि चीन पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और सपोर्ट करता है अलग अलग प्रकार के घातक हथियारों के द्वारा। इसी प्रकार से वो भारत के चारों तरफ सीवेज के थ्रू, रेलवेज के थ्रू, पाइपलाइंस के थ्रू पाकिस्तान के अलग अलग जो जगह है उनको कवर करता है और कवर करने के बाद में वहां पर रास्ता बनाने का प्रयास कर रहा है। तो इससे आने वाले समय में संबंधों के बुरे होने के भी पूरे पूरे आसार हैं। अब आता है व्हाई द पंचशील बीन इन्वोक्ड बाय चाइना नाउ, कि चाइना के द्वारा क्यों इन्वोक किया जा रहा है। तो इन कंट्रास्ट टू द प्रीवियस कन्फ्रंटेशन, इंडिया हैज बीन प्रोएक्टिव एंड एग्रेसिव इन इट्स पोस्चरिंग इन डोकलाम। अब पुरानी परिस्थितियों में जैसे जैसे चाइना ने अपना सख्त रवैया दिखाया और भारत के द्वारा किए गए अनेक प्रयासों के बाद भी सुधार के कोई रास्ते नजर नहीं आए, तो इधर से अब भारत ने भी अपने डोकलाम के लिए, अपने बॉर्डर की परिस्थिति के लिए क्या कर दिया, रोड बनानी शुरू कर दी और एग्रेसिवली अपने आप को तैनात कर दिया, जिसके अंदर शब्दी जबानी वॉर बहुत बार हो चुकी है। हालांकि अभी अटैक एक भी कंट्री की तरफ से नहीं हुआ है, लेकिन विवाद बढ़ता जाता है। दिस न्यू फाउंड असर्टिवनेस ऑफ इंडिया हैज लेफ्ट चाइना स्टम्बलिंग फॉर अ गैम्बिट। इस परिस्थिति में भारत अब कड़ा रवैया अपनाने के मूड में है, जबकि चाइना कई परिस्थितियों को लेकर चल रहा है। पीस इज अनडाउटली द बेस्ट वे टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। सभी जानते हैं शांति व्यवस्था सभी से बेस्ट वे माना जाता है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन तभी अप्लाई की जा सकती है जब वो दोनों तरीकों से, दोनों देशों की तरफ से अपनाया जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक देश हमेशा झुकता रहे और दूसरा देश उसके सर पर पैर रखता जाए। हालांकि जो हमारी पंचवर्षीय जो पंचशील योजनाएं हैं, पंचशील योजनाएं हैं, ये आज भी पूरी तरीके से लेजिटिमेट हैं, दोनों देशों के अंदर हैं, दोनों देश इसको मानते हैं, लेकिन बहुत सारे मुद्दे ऐसे बिगड़ते हैं जहां पर ये पंचशील योजना जो है एक पॉलिटिकल मुद्दा बनकर सामने आता है और उस परिस्थिति में इनको दोबारा से अप्लाई करने की परिस्थिति या दोबारा से इसे चलाने की योजनाएं चलाई जाती हैं। तो यहां पर अंत होता है हमारा पंचशील पैक्ट का, जिसमें हमने सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस किया। आशा करता हूं हमारा ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।